हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाई। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है प्रमुख सुधार कानून। और इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा क्या कानून सुधार किए गए, किस कानूनों में सुधार किया गया। कई ऐसे कानून हम देखेंगे जिसमें हम ये पाएंगे कि भारत में बहुत सारे ऐसे कानून थे जो बहुत ही ज्यादा अमानवीय, कट्टर किस्म के थे, जिसमें मतलब अगर आप आज के दौर में उसको सुनेंगे तो आपकी जो आत्मा है कांप जाएगी पूरी तरह से। आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो आज हम उन्हीं कानूनों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सती प्रथा का कानून हो गया, दास प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह का कानून हो गया। इन सारे कानूनों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सती प्रथा निरोधक कानून के बारे में। सती प्रथा निरोधक कानून क्या था? सती प्रथा का मतलब होता है, यदि किसी पति पत्नी में किसी पत्नी का अगर किसी पति का की डेथ हो जाती थी तो उसकी पत्नी को क्या करना पड़ता था? आग की शैया में जाकर जलना पड़ता था। ठीक है, अगर पति पत्नी में किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो जो उसकी पत्नी रहती थी उसको जाकर आग की शैया में जलना होता था। और उससे पहले क्या किया जाता था? उसको भांग जैसे नशीले पदार्थ खिलाकर भेजा जाता था, ताकि जब वो चेतना में नहीं रहेगी तो उसको ज्यादा दर्द नहीं होगा। और उसके साथ ही ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि उसके कराहने की आवाज लोगों को न सुनाई दे। अगर आप अभी ये सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में एकदम अजीब सी घबराहट हो रही होगी, कैसे कोई ऐसे इतना ज्यादा कट्टर हो सकता है। लेकिन उस समय ऐसा होता था। तो इस प्रयासों इस ऐसी अमानवीय कृत्य को दूर करने के लिए सती प्रथा निरोधक कानून बनाया गया 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा। उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। और ये हुआ था बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत। बंगाल रेगुलेशन एक्ट, बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत सती प्रथा निरोधक कानून बनाया गया 1829 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और ये जो प्रयास किया गया, ये राजा राम मोहन की इसमें प्रमुख भूमिका थी। भारत के राजा राम मोहन राय की इसमें प्रमुख भूमिका थी इस सती प्रथा निरोधक कानून को सफल बनाने में। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सबसे पहले ये कहां पे लागू हुआ था? बंगाल में। और उसके बाद मद्रास और बंबई में भी इसको लागू कर दिया गया। सबसे पहले कलकत्ता में, फिर मद्रास और बंबई में इसको लागू किया गया था। हालांकि आगे चल के इसकी क्या होगी? समाप्ति हो जाएगी। सती प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा भारत में। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सती प्रथा निरोधक कानून हो गया, इतना याद रखेंगे आप लोग। ये 1829 में लाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे और इसमें प्रमुख जो भूमिका थी राजा राम मोहन राय की थी। और ये बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत लाया गया था। और इसमें क्या हुआ था कि पति पत्नी में अगर किसी पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को क्या करना पड़ता था? आग में जलना होता था। इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब उसके बाद 1833 के अधिनियम के तहत दास प्रथा लागू थी भारत में। दास प्रथा का अर्थ है दास बना लिया जाता था। लोगों को पैसे देके और उनको खरीद लिया जाता था। या फिर कोई राज्य अगर जीत लिया जाता था तो वहां के जो लोग होते थे क्या उन लोगों को क्या कर दिया जाता था? बंदी बना के और दास जैसा काम करवाया जाता था। या कि किसी के अगर पिता ने मतलब पैसे ले लिए किसी से उधार, तो वो व्यक्ति उसके बच्चों को पकड़कर उससे दास प्रथा जैसे कार्य करवाता था। मतलब उनसे कुछ भी काम करवा सकता था अपने हिसाब से। तो 1833 के अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत किया गया। और इसकी समाप्ति कब हुई? 1843 में। हालांकि इसकी समाप्ति हुई थी एलन बरो के काल में। अधिनियम कब बनाया गया था? 1833 में। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से इसकी समाप्ति जो हुई वो 1843 में हुई, एलन बरो के काल में। इसके पहले भी ये था लेकिन धीरे धीरे कम होता गया और 1843 में इसकी पूर्णतः समाप्ति हो गई। ओके, आगे हम देखेंगे धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850। इसको लैक्स लोकी एक्ट बोलते हैं। अब ये लैक्स लोकी एक्ट क्या था? धार्मिक अयोग्यता अधिनियम क्या था? इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या था 1850 से पहले कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म, मान लीजिए कोई हिंदू है, ठीक है, और कोई हिंदू व्यक्ति जाकर ईसाई धर्म अपना लेता था तो उसको अपनी पैतृक संपत्ति से, पैतृक संपत्ति क्या होती है? हमारी पूर्वजों की संपत्ति, हमारे पिता की संपत्ति, हमारे दादा की संपत्ति, या हमारे जो भी पूर्वज से उनकी जो संपत्ति थी, वो संपत्ति क्या होती थी? धर्म जब हम चेंज करते थे तो उनकी संपत्ति क्या कर ली जाती थी? ले ली जाती थी। वो धर्म अपनी संपत्ति से क्या करते थे? वंचित कर दिए जाते थे। तो इसके लिए धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में लाया गया, जिसे लैक्स लोकी एक्ट भी कहते हैं। और इससे क्या हुआ? पैतृक संपत्ति का अधिकार बना रहता था। मतलब अगर कोई आप धर्म भी चेंज करते हैं तो पैतृक संपत्ति का अधिकार आपके बना रहेगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था
देखिए हमने आपसे पहले ये बताया कि अंग्रेजों ने यहाँ पे जो भी कार्य किया सब कुछ अपने भलाई के लिए किया, हालांकि अनजाने अनजाने में कुछ काम उनसे ऐसे हो गए जो भारत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुए, बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुए। तो इसी प्रकार ये जो लेक्स लोकी एक्ट था ये पूरी तरह से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा पे निर्भर था, क्योंकि इसमें क्या होता था, जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म चेंज करके ईसाई धर्म अपनाता था या कोई अन्य धर्म अपनाता था तो उसकी संपत्ति क्या होती थी, उसकी संपत्ति ले ली जाती थी। तो ऐसे समय पे 1850 में लेक्स लोकी एक्ट जो आया, इसमें पैतृक संपत्ति का अधिकार मिल गया लोगों को। पैतृक संपत्ति का अधिकार हमने आपको समझाया अभी कि अब संपत्ति आपको मिल जाएगी अगर आप धर्मांतरण करते हैं तो भी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था इसका ईसाईकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, ईसाईकरण को बढ़ावा देना। और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था उस समय, और अंग्रेज जो थे ईसाई धर्म के प्रचार में भी लगे हुए थे। वहां से पादरियों को भी बुला लिया गया था ताकि वो यहाँ पे आके, पोप पादरी यहाँ पे आके भारत में प्रचार कर सके, लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बता सके और अधिक से अधिक लोगों को ईसाई धर्म लेने के लिए विवश करें, उनको समझा सके, उनको मैनिपुलेट कर सके। तो ईसाईकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था, लेक्स लोकी एक्ट लाया गया था। हालांकि इसके फिर अच्छे प्रभाव भी पड़े, लेकिन ये जो मुख्य रूप से ईसाईकरण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। विधवा पुनर्विवाह का क्या था, देखिए लिंक करेंगे हम चीजों को। जो सती प्रथा कानून लाया गया था 1829 में, उसके बाद 1856 में लाया गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसमें क्या हुआ देखिए, अब 1829 में क्या हो गया, सती प्रथा तो बंद हो गई, लेकिन सती प्रथा समाप्त होने के बाद चूंकि महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई। और महिलाओं की स्थिति दयनीय इसलिए हो गई क्योंकि उनका हस्बैंड तो खत्म हो गया, पत्नियों का जो पति थे वो खत्म हो गए, और उनको सती प्रथा मतलब उनको सती भी होने नहीं दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा विधवाओं की संख्या जो समाज में थी और बढ़ती चली गई, और बहुत ज्यादा विधवाएं समाज में हो गई। लेकिन उनकी स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई क्योंकि कोई भी उनको समझने वाला नहीं था। उनको जो उनके लिए उचित अधिकार थे उनको प्राप्त नहीं हुए थे, उनको किसी भी प्रकार के अधिकार अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। तो जो राजा राम मोहन राय जी का जो प्रयास था भारत में सती प्रथा निरोधक कानून लाने का, उसको अगर सफलता पूरी तरह से अगर सफलता प्राप्त हुई तो प्राप्त हुई विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। और इसको लाने का मुख्य श्रेय जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाने में बहुत ही विशेष भूमिका निभाई थी 1856 में। अब क्या हुआ था, विधवा जो लोग लेडीज थी उनका पुनर्विवाह हो सकता था, वो फिर से शादी कर सकती थी, जैसा कि आप लोग अभी तक देखते हैं। तो ये सब लाया किसके द्वारा गया था, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। और राजा राम मोहन राय की जो दूरदर्शिता भरी सोच थी सती प्रथा को खत्म करने की, वो आगे चलकर यहाँ पे सफल साबित हो गई, क्योंकि अब सती प्रथा रुक गई तो विधवा क्या होती थी, विधवा स्त्रियां बच जाती थी, उनकी जान नहीं जाती थी, सती नहीं होना पड़ता था, और बाद में उनका पुनर्विवाह हो जाता था। और जब पुनर्विवाह हो जाता था तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाती थी, लाइफ उनकी सेट हो जाती थी। तो यहाँ पे पूरी तरह से इस चीज को सफलता प्राप्त हो गई 1856 में। आगे है न्यूनतम आय अधिनियम 1891। इसमें बाल विवाह को हतोत्साहित किया गया। न्यूनतम आय रखी गई कि अब बाल विवाह मतलब पहले बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो इस चीज को हतोत्साहित किया गया। और इसमें क्या किया गया, बालिका की उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गई बाल विवाह अधिनियम में। न्यूनतम आयु अधिनियम 1891 में बाल विवाह को हतोत्साहित किया गया। उसके अलावा बालिका की जो उम्र थी वो 12 वर्ष की गई। और ये किसके प्रयासों से हुआ था, ये हुआ था बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से। मैं यहां लिख देता हूं, बहराम जी मालाबारी। ओके, न्यूनतम आयु अधिनियम 1891, इसमें बाल विवाह को हतोत्साहित किया गया। यह हुआ था बहराम जी मालाबारी द्वारा। और इसमें देखिए जो मुख्य बात इसमें थी क्या थी कि ये न्यूनतम आयु अधिनियम 1891 था, इसका बाल गंगाधर ने विरोध किया था। ओके, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। और इसका विरोध इसलिए नहीं किया था उन्होंने कि वो बाल विवाह के बहुत बड़े समर्थक थे, बाल विवाह के समर्थक वो नहीं थे। 1891 में उन्होंने इसका विरोध किया। इसका जो मुख्य कारण था, उन्होंने कहा कि हमारे जो भारत का समाज है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति में है, उसमें उसको हम खुद सुलझा सकते हैं, उसमें अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हम अपने समाज संस्कृति को समझते हैं और उम्र वगैरह जो भी है वो हम अपने हिसाब से कम करेंगे, उनको कोई भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे बाल विवाह को उन्होंने समर्थन नहीं दिया तिलक जी ने, बल्कि उन्होंने सिर्फ इस चीज का विरोध किया था कि अंग्रेज हमारे संस्कृति में टांग ना अड़ाएं। ओके, तो 1891 में हुआ था न्यूनतम आय अधिनियम बहराम जी मालाबारी द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे शारदा अधिनियम 1930। ये किया गया था किसके द्वारा,
ये आया था हरविलास शारदा के प्रयासों से। इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, सॉरी शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। तो शारदा अधिनियम में बालिका की उम्र कितनी की गई? बालिका की उम्र, अब इसमें भी वही चीज था कि बाल विवाह को हतोत्साहित किया और बालिका की उम्र जो थी वो 14 वर्ष की गई और जो बालक था उसकी उम्र 18 वर्ष कर दी गई। पहले बहुत कम उम्र में शादी हुआ करती थी, अभी तो कानून बन गया है, लेकिन पहले क्या हुआ था कि पहले बहुत कम उम्र में शादी कर दिया जाती थी। 8-8 साल में, 7-7 साल में बच्चों की शादी कर दी जाती थी। तो इन्हीं सबको हतोत्साहित करने के लिए सब कानून लाए गए थे और हरविलास शारदा जी का जो प्रयास था उसमें बालिका की उम्र 14 वर्ष कर दी गई और बालक की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। तो इसी के साथ ही जो हमारे प्रमुख सुधार कानून का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि सारी चीजें फैक्चुअल हैं जो प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती हैं और मुख्य परीक्षा में भी पूछी जा सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।